बंगाल, जिसे क्रांतिकारियों की धरती कहा जाता है, लेकिन अचानक से वो सिंडिकेट और गुंडा राज का कब्रिस्तान कैसे बन गया। 4 मई की सुबह जब ईवीएम मशीनें खुली तो वो सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो बंगाल की रूह की आजादी का ऐलान था। आजादी के बाद पहली बार कोलकाता के नवन्ना सचिवालय की दीवारें हिल गईं, क्योंकि दीदी का वो अजय काला साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। लेकिन क्या ये जीत इतनी आसान थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बात तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि ममता दीदी पीएम मोदी जी के रडार पर पिछले 10 सालों से थी। क्योंकि दिल्ली के गलियारों में एक कहावत है कि मोदी की हिट लिस्ट में जिसका भी नाम चढ़ा है उसका सियासी वजूद मिट्टी में मिलना तय है। क्योंकि ममता से पहले ये गलती अरविंद केजरीवाल भी कर चुका था। आप लोगों ने दिल्ली के अंदर आपका हश्र तो देख लिया होगा कि बीजेपी ने किस तरीके से आपको मिट्टी में मिला दिया। इसलिए आज के इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम उस सनातन की जंग का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसने ममता के शैतानी किले की ईंट से ईंट बजा दी। वीडियो में पूरा बने रहने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो पर भी लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कहानी के पीछे की असली आग लगी 9 अगस्त 2024 को, जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वो सेमिनार रूम जहां एक 31 साल की डॉक्टर बेटी की लाश नहीं बल्कि ममता के शासन की नैतिकता पड़ी हुई थी। क्योंकि बलात्कार के बाद उस बेटी की बॉडी को जिस बेरहमी से कैंपस में फेंका गया उसने बंगाल के हर घर में आग लगा दी। और हैरानी तो उस समय हुई जब ममता की पुलिस सबूतों को मिटाने में लगी हुई थी। तो ठीक उसी समय ममता के खिलाफ दिल्ली में एक रणनीतिक तैयारी हो रही थी। अब इसी को लेकर बीजेपी ने यहाँ पर अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड चला और चुपचाप तरीके से उस डॉक्टर की माता जी को बीजेपी ने इलेक्शन के मैदान में ही उतार दिया, जिनका नाम था रत्ना देवनाथ। दरअसल जब पानीहाटी की गलियों में जब रत्ना देवनाथ इंसाफ के लिए निकली तो वो सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं थी, वो ममता के अहंकार के खिलाफ साक्षात काली का रूप थी। उनकी जीत ने साफ कर दिया कि बंगाल की बेटी अब दानवों के आगे घुटने नहीं टेकेंगी। क्योंकि बीजेपी को ये बात अच्छे से पता थी कि ममता इतनी आसानी से चुनावी मैदान में हारने वाली नहीं है। ममता के पास एक फर्जी तगड़ा वोट बैंक था जिसके सहारे वो फर्जी वोट डलवाकर आसानी से इलेक्शन में जीत हासिल कर लेती थी। क्योंकि ममता का जो गुंडा राज था वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब इसी को खत्म करने के लिए बीजेपी ने यहाँ पर एक नई रणनीति बनाई और टीएमसी के उस फर्जी वोटिंग के धंधे को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान कर दिया। क्योंकि बीजेपी जानती थी कि दीदी के पास गुंडों की फौज है और ये आसानी से फर्जी वोट डलवा लेते हैं। इसलिए मोदी सरकार ने SIR यानी कि स्ट्रेटेजिक आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल के तहत इलेक्शन कमीशन से एक नई और क्लीन वोटर लिस्ट तैयार करवाई। क्योंकि बीजेपी ने सबसे पहले तो बंगाल की पॉपुलेशन के हिसाब से अपना एक नया गणित तैयार किया। बीजेपी अच्छे से जानती थी कि बंगाल के अंदर लगभग 70% हिंदू हैं और उन्हें टारगेट करना सबसे आसान होगा। और यही वजह थी कि बीजेपी ने सबसे पहले उन 70% हिंदुओं को ही टारगेट किया। इसलिए अब आप लोग बंगाल की आबादी का थोड़ा सा गणित समझिए। 70% हिंदू वोटर्स को टारगेट करने के लिए बीजेपी ने सनातन की नींव रखी। वहीं बांग्लादेश से आए घुसपैठियों, रोहिंग्या और उन इनएक्टिव वोटर्स को लिस्ट से बाहर कर दिया जिनके नाम पर टीएमसी के गुंडे सालों से ठप्पा मार रहे थे। और 2021 की तरह इस बार बीजेपी ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया और चुपचाप तरीके से मोदी सरकार ने बंगाल के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा अपने सैनिक उतार दिए। यानी कि सेंट्रल फोर्स की एंट्री होते ही पूरे बंगाल में हड़कंप मच गया, जिसके सामने टीएमसी का जो बाहुबल था वो बूथ के सामने ही दम तोड़ने लगा। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 2021 की हार नहीं थी बल्कि 2014 में ममता द्वारा किए गए मोदी पर हमले की एक बड़ी रंजिश थी, जिसका बदला पीएम मोदी जी ने अब जाके लिया है। ममता को बंगाल से उखाड़ के फेंक दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर 2014 में हुआ क्या था। आपको बता दें कि 2014 में जब मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनके टारगेट पर बंगाल था। क्योंकि बंगाल के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं पर अटैक हो रहे थे उसी से छुटकारा पाने के लिए और वहाँ के हिंदुओं को आजाद कराने के लिए मोदी ने कसम खाई थी कि वो बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार लेकर आएंगे। अब जैसे ही पीएम मोदी जी बंगाल में एंट्री मारते हैं तो ममता पूरी तरीके से खिसिया जाती है और पीएम मोदी जी पर एक बड़ा हमला करते हुए उन्हें गुजरात का कसाई बोल देती है। और जिसके बाद ममता का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा था, जिसे पीएम मोदी जी ने काफी पर्सनली ले लिया और यहीं से शुरू हुआ ममता के काले साम्राज्य का अंत। क्योंकि तब ममता ने शायद ये नहीं सोचा था कि ये शब्द उनके साम्राज्य के अंत की इबारत लिखेंगे। और यही नहीं बल्कि पीएम मोदी जी ने शारदा चिट फंड घोटाला, जिसमें बंगाल के गरीबों के 4000 करोड़ रुपए डूब गए थे, उसको
लेकर भी ममता पर बड़ा हमला किया था और ममता की इन्हीं गलतियों ने ममता को पीएम मोदी जी की हिट लिस्ट की पहला पन्ना बनाया। क्योंकि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए हमले और रामनवमी पर जिस तरीके से ममता ने बैन लगाया, तो बीजेपी ने इन घावों को भरा नहीं बल्कि इन्हें ही हथियार बनाकर ममता के खिलाफ ही इस्तेमाल किया और बंगाल के हिंदुओं को एकजुट करके ममता के खिलाफ खड़ा कर दिया। और 2024 के शुरुआत में ही पीएम मोदी जी ने टीएमसी को टाकामार कंपनी बोल दिया, यानी कि लुटेरी पार्टी और लुटेरों की जमात साबित करने के लिए बीजेपी ने 10 साल तक जाल बुना। और 4 मई को जब कमल खिला तो वो सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं था बल्कि उस शैतानी किले के ढहने की आवाज थी जिसे ममता ने तुष्टिकरण की ईंटों से बनाया था। क्योंकि केजरीवाल की आपको दिल्ली में ठिकाना लगाने के बाद मोदी सरकार का अगला टारगेट बंगाल ही था और आज ममता दीदी का वो दबदबा इतिहास बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि अब बंगाल की गलियों में फिर से हिंसा होगी या फिर रत्ना देवनाथ जैसी माताओं के लिए इंसाफ मिलेगा। एक बात याद रखना, जब जब सत्ताधारी अहंकारी हुए हैं तब तब किसी पीड़ित की चीख ने सिंहासन पलट दिया है। अब आप लोग ममता के इस ढहते किले के बारे में क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।